प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ओबेलिया कॉलोनी की जो हाइड्राइड कॉलोनी है, हाइड्रोइड कॉलोनी, उसका अध्ययन करेंगे। यह अध्याय पहले भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ, किंतु यह बिंदुवार प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए आज हम इसका बिंदुवार सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे। हाइड्रोइड कॉलोनी की स्टडी में सबसे पहले हम देखेंगे निवेश के आकार की, इसमें इसकी बाहरी संरचना, सीनोसार्क, पेरिसार्क, जीवक, फिर पॉलिप या हाइड्रेंथ, उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल और फिर उसके कार्य की। इसके लिए इस डायग्राम को मैं आपको पुनः मेमोराइज करा देता हूँ। इस डायग्राम में सबसे नीचे की ओर ये वाली संरचना हाइड्रोराइजा है और ये हाइड्रोकोलस है, जिस पर ये लगी हुई ब्लास्टोस्टाइल के मुकुलन है। ब्लास्टोस्टाइल में बडिंग के द्वारा मेडुसा की बर्डों की उत्पत्ति होती है। इधर एक बर्ड ग्रो कर रही है जो आगे चल कर के हाइड्रेंथ में डेवलप होएगी। ये एक हाइड्रेंथ है जिसकी सीनोसार्क दिखा रखी है कि सीनोसार्क में एक्टोडर्म, मेसोग्लिया और एंडोडर्म परत होती है। ठीक इसी तरह से इस हाइड्रेंथ में जो स्पर्शक या टेंटेकल्स है तो फैले हुए एक्सटेंडेड पोजीशन में है। ये स्पर्शक यदि कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो हाइड्रेंथ इस प्रकार का हो जाता है। इस हाइड्रेंथ के बाहर की ओर आवरण पाया जाता है जो हाइड्रोथीका कहलाता है। हाइड्रोथीका जब हाइड्रेंथ का संकुचन होता है तो इस सीनो जो पेरिसार्क के कैनाल है उसके अंदर नहीं चला जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पर पेरिसार्क में जो एन्यूलाई पाई जाती है तो एन्यूलाई और पेरिसार्क कहलाता है। इसके बाहर का आवरण पेरिसार्क कहलाता है, अंदर की बॉडी वाला आवरण सीनोसार्क कहलाता है। ऊपर की ओर भी हाइड्रेंथ है जिसके टेंटिकल जो है एक्सटेंडेड पोजीशन में है। हाइड्रेंथ जो कि पोषण का कार्य करता है, ये इसलिए इसको गैस्ट्रोजोइड कहा जाता है। टेंटिकल्स के बीच में मैन्यूब्रम स्थित है और इसमें जो एक शाफ्ट उस पर लगा हुआ है। ये ओबेलिया कॉलोनी की पूरी संरचना चित्र के माध्यम से आपको प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं हाइड्रोइड कॉलोनी की। निवेश की आकार की सबसे पहले बात करें तो हाइड्रोइड कॉलोनी की जो निवेश होती है वे कोमल होती है, अर्ध पारदर्शी होती है और श्वेताभ होती है तथा हल्के भूरे रंग की होती है। इसमें जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसको हाइड्रो स्तंभ कहते हैं और जो जड़ के समान स्टोलन होता है उसको हाइड्रोमूल या हाइड्रोराइजा कहते हैं। इसको हाइड्रोकोलस कहते हैं, उसको हाइड्रोराइजा कहते हैं। इस हाइड्रोराइजा जो होता है उससे 2-3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर निकली हुई शाखाएं होती है। ये शाखाएं धागे के समान संरचना होती है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो सिम्पोडियल होती है, संधिताक्षित प्रकार की होती है। प्रत्येक जो हाइड्रोकोलस निकलती है जिसे हम हाइड्रोस्तंभ कहते हैं उस पर एकांतरित क्रम में शाखाएं निकलती है। कभी कभी इन शाखाओं से पार्श्वीय शाखाएं भी निकलती है जो तीसरे क्रम की होती है और प्रत्येक शाखा का अंतिम सिरा जो होता है उस पर एक जीवक लगा होता है। इस जीवक को पॉलिप या हाइड्रेंथ कहते हैं। अपेक्षाकृत जो प्रौढ़ पॉलिपों के कक्ष में बेलनाकार जनन जीवक होते हैं ये ब्लास्टोस्टाइल कहलाते हैं। ब्लास्टोस्टाइल को गोनिंजिया भी कहते हैं। ओबेलिया की कॉलोनी में 2 प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, इसलिए इसको डाइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। और डाइमॉर्फिक कॉलोनी में जब ब्लास्टोस्टाइल में प्लेट के आकार की संरचनाओं का निर्माण होता है तो उससे अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा मुकुलों की उत्पत्ति होती है और ये पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है एक ओबेलिया की। अब ओबेलिया की कॉलोनी में दूसरी बात आती है सीनोसार्क की। निवेश की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं पर जीवकों की संरचना को यदि हम भीतर से देखें तो ये नली के आकार की संरचना होती है। नली के आकार का जो जीवित भाग होता है उसको सीनोसार्क कहता है। सीनोसार्क जंतु की कोशिका भित्ति के समान होता है और इसके अंदर एक नाल पाई जाती है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीनो सर्कल केनाल या जठरवाही गुहिका कहा जाता है। समोतक नाल, जठरवाही गुहिका, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ये नाल जीवकों की जठरवाहिका गुहिकाओं के साथ में जुड़ी होती है और इसकी कोशिका भित्ति 2 स्तरों की बनी होती है। बाहर की ओर का स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं और अंदर के स्तर को जठरचर्म कहते हैं। इन दोनों के बीच में जिलेटिन की जो श्लेष्म स्तर पाई जाती है उसे मेसोग्लिया कहा जाता है और एपिडर्मिस और जठरचर्म में वे सभी कोशिकाएं पाई जाती है जो हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा में जिस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है उसी प्रकार की कोशिकाएं सीनोसार का निर्माण करने में पाई जाती है। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स, उसके बाद में निमेटोब्लास्ट है,
सेल्स जिन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, तो ग्लैंडुलर सेल्स है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं जिस प्रकार हाइड्रा में पाई जाती है उसी प्रकार की कोशिका सिनोसार्क में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिसार्क। सिनोसार्क के बाहर की ओर एक पीता भूरे रंग का आवरण होता है जो पारदर्शी होता है, यह निर्जीव होता है और क्यूटिकल का बना हुआ आवरण होता है, इसको पेरिसार्क कहते हैं। पेरिसार्क का स्त्रावण सिनोसार्क की जो एपिडर्मिस है होती है उस एपिडर्मिस के द्वारा होता है, एपिडर्मिस के बाहर की ओर होता है। ये जो पेरिसार्क होता है काइटिनस होता है और कॉलोनी को सुरक्षित प्रदान करने का कार्य करता है। इसी के साथ में कॉलोनी की जो वृद्धि करती हुई शाखाएं होती है उनको अवलंबन प्रदान करने का कार्य भी पेरिसार्क के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पेरिसार्क थोड़ा अधिक रिजिड होता है और ये सिनोसार्क के साथ निकट संपर्क में रहता है। प्रौढ़ जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी के दोनों स्तर जो होते हैं पेरिसार्क और सिनोसार्क, उन दोनों के बीच में एक अवकाश बन जाता है और दोनों अवकाश एक दूसरे से पृथक रहते हैं। यहाँ अधिचर्मी कोशिकाएं बाहर की ओर वृद्धि कर जाती है और बाहर परस्पर आकर के यह दोनों मिल जाती है। प्रत्येक जीवन के आधार पर पेरिसार्क जो होता है, प्रत्येक जो जीवक निकला होता है उस जीवक के बेसल वाले पोर्शन पर पेरिसार्क में इस तरह से वलय पाई जाती है। इनको पेरिसर्कल एन्यूलाई कहते हैं। इसके अंदर ये सिनोसार्क और जैसे हाइड्रा है तो ये इस तरह से हाइड्रा निकला हुआ होता है। तो ये जो रिंग्स हैं इन्हें पेरिसर्कल एन्यूलाई कहा जाती है। पेरिसर्कल एन्यूलाई का काम है जब भी जीवों में संकीर्षण होता है तो यह कॉलोनी को नीचे की ओर गिरने से रोकता है और पेरिसार्क कॉलोनी को एक दृढ़ बनाता है। जो इन्हीं वलयों के भीतर जो जीवक होते हैं उसमें जो जल की धाराओं के प्रभाव के कुछ सीमित झूलने की जो गतियाँ होती है वो इसमें होती है। अब तीसरी बात के बाद में इसके बाद आता है हमारे पास जीवक या जूइट्स। सिलेंट्रेटा की जो कॉलोनी है, सिलेंट्रेट में जो कॉलोनियल प्राणी होता है उस कॉलोनी की जो प्राणी होता है उसमें अनेक जीवक पाए जाते हैं। तो जीवक जो होते हैं ओबेलिया कॉलोनी डायरूपी के, इसलिए इसमें दो प्रकार के जीवक होते हैं। एक प्रकार का जीवक तो यह पॉलिप या हाइड्रेंथ कहलाता है और दूसरा जीवक इसमें गोनेंजिया कहलाता है। ये दोनों प्रकार के जीवन जो होते हैं आकार में, रूप में और कार्यकी में, तीनों में भिन्न भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि पॉलिप की, पॉलिप को हाइड्रेंथ कहा जाता है। ये कॉलोनी को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए इसको जठर जीवक कहा जाता है। जठर जीवक को पोष जीवक भी कहते हैं या गैस्ट्रोजूइट्स कहते हैं। इसका रंग पीताभ होता है, आकार अरीय सममित होता है और बेलनाकार, शंकुरूपी और खोखले कोशिका की भांति होता है, जो हाइड्रा के प्रतिरूप के समान होता है। इसका सकरा आधारीय भाग हाइड्रोस्तर्म कहलाता है जो सिनोसार्क के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूरस्थ भाग जो है शंकुरूपी होता है, उसके ऊपर मैन्यूब्रियम या हस्तक होता है, उस पर ऊपर हाइपोस्टोम पाया जाता है, हस्तक को हाइपोस्टोम ही कहते हैं, उस पर मुख लगा होता है। ये हाइड्रेंथ की कुल माप का 1/3 भाग होता है। उसी के ऊपरी सिरे पर अंत्यल्प छिद्र होता है जिसे मुख कहते हैं। इसमें प्रसार और संकुचन की क्षमता होती है और आधार से निकलते हुए लंबे तंतुरूपी स्पर्शक पाए जाते हैं। ये अधोरंध्र से अधिक बड़े होते हैं। हाइड्रा के स्पर्शकों की भांति खोखले नहीं होते हैं, ये ठोस होते हैं। हाइड्रेंथ के चारों ओर आवृत करने वाली जो पेरिसार्क होती है वो फैल करके एक ढीला प्यालाकार पारदर्शी आवरण बना देती है और इसे क्या कहते हैं, चषक प्रावर का आवरण कहते हैं, जिसे चषक प्रावर कहते हैं। दूरस्थ सिरे पर यह खुला होता है प्रावर, अंदर की ओर इसमें वल्लन या सेल पाए जाते हैं। हाइड्रेंथ के आधार पर यह टिका रहता है। हाइड्रेंथ में जो चषक प्रावर खुले हुए दूरस्थ भाग पर जो स्पर्शक होते हैं वो प्रसारित और संकुचित होने की उनमें क्षमता पाई जाती है। संकुचन के समय क्षैतिज सेल हाइड्रोस्तंभ को उसकी नाल में जाने से रोकने का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि एक बार ये नाल में चला गया तो दो बार वहाँ से बहिर्सारित नहीं हो सकता। ब्लास्टोस्टाइल दूसरे प्रकार का जीवक है जिसे हम गोनेंजियम भी कहते हैं। जो पूर्ण वृद्धि करती हुई विकसित एक जो कॉलोनी होती है उसके हाइड्रोस्तंभ पर बेलनाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल या कोरक जीवक या जनन जीवक कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल की संख्या जो है हाइड्रेंथ की संख्या में कम होती है। ये प्रौढ़ हाइड्रेंथ के कक्षों में पाई जाती है। ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और नली के समान होती है। इसका दूरस्थ सिरा बंद होता है। मुख और स्पर्शकों का अभाव होता है। जठरवाही गुहिका इसके हिरासित हो जाती है। ये कोरक जीवक को आवृत करने वाली पेरिसार्क के ढीले आवरण के द्वारा आपस में आवृत रहती है, इसलिए पेरिसार्क का जो आवरण है उसके ऊपर बनता है उसे संपुट कहा जाता है। जो जनन प्रारंभ होता है वो शीर्ष के कॉलर पर संकीर्णित होता है। ब्लास्टोस्टाइल में मुकुलन होता है। ब्लास्टोस्टाइल की सिनोसार्क में मुकुलन होता है और मुकुलन के माध्यम से मेडुसा गोनोफोर की उत्पत्ति होती है। ब्लास्टोस्टाइल जो होती है उस ब्लास्टोस्टाइल में
मुकुलन के परिवर्धन की विविध अवस्थाओं में मेडुसा को देखी जा सकती है। पूर्ण निर्मित ब्लास्टोस्टाइल जो मेडुसा होता है वो एक छिद्र के द्वारा जल में स्वतंत्र हो जाती है और इस छिद्र में जनन रंध्र कहते हैं और उसके माध्यम से जो मेडुसा होती है वो जननधानी से पृथक होकर के जल में आ जाती है। ओबिलिया की कॉलोनी में मेडुसा मुकुलों के विकसित हो जाते हैं। तो अब कॉलोनी में 3 प्रकार के जो है जीवक हो जाते हैं। एक हो जाता है पॉलिप या हाइडन, दूसरा ब्लास्टोस्टाइल और तीसरा मेडुसा के मुकुल। इस प्रकार कॉलोनी में 3 प्रकार के जीवक बन जाने से ये ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहलाती है। अब हम देखते हैं इस कॉलोनी की हिस्टोलॉजी। कॉलोनी में पॉलिप और ब्लास्टोस्टाइल दोनों ही हैं, किंतु दोनों की जो शरीर की भित्ति है वो सीनोसार की बनी होती है। सीनोसार की कोशिकाएं हाइड्रा की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली हाइड्रा की कोशिका जो होती है, हाइड्रा की बॉडी वाल का निर्माण करने वाली कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के इसमें 2 स्तर होता है। अधिचर्म या एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली एपिडर्मिस कहलाती है और अंदर की ओर जठर चर्म का निर्माण करने वाली गैस्ट्रोडर्म कहलाती है। इन दोनों के मध्य कोमल पारदर्शी एक कोशिकीय जिलेटिनी स्तर जो है मीजोग्लिया पाया जाता है। तो यहाँ पर 3 स्तर हो गए इसमें, एक हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया गैस्ट्रोडर्मिस और तीसरा मीजोग्लिया, जो इन दोनों परतों को छिपा कर रखता है। कोशिकाओं की मुख्यतः 2 स्तर है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस की यदि बात करें तो एपिडर्मिस पतली होती है, मुख्यतः इसमें शंकु रूप की कोशिका पाई जाती है। ये स्तंभी उपकला पेशी कोशिकाओं की बनी होती है। आधारी भाग इन कोशिकाओं का चौड़ा होता है और बाहर की भाग जो सकरा होता है और इसमें एरेकित पेशी तंतु बढ़कर अधिचर्म और मेजोग्लिया के अनुदैर्घ्य रूप से व्यवस्थित हो जाती है। ये तंतु शरीर और स्पर्शकों को शीघ्रता से समेटने का कार्य करते हैं। इसकी कोशिकाओं में उपगला पेशी कोशिका मुख्यतः होती है जो छोटी और गोल आकार की होती है। छोटी और गोल आकार की अंतराली कोशिकाएं उपगला पेशी कोशिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है। अधिचर्म में विशेष प्रकार की कोशिकाएं दंश कोशिकाएं होती है जो ये स्पर्शकों पर अधिक होती है। स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं बैटरीज का निर्माण करती है और ये पालिप के आधारी भाग में अधिक पाई जाती है। जो दंश कोशिकाएं होती है वो भी 4 प्रकार की होती है, लेकिन ओबिलिया कॉलोनी में पाई जाने वाली दंश कोशिकाएं पेनिट्रेंट प्रकार की होती है। मीजोग्लिया के दोनों ओर बड़ी बड़ी तंत्रिका शाकित कोशिकाएं पाई जाती है और ये तंत्रिका कोशिकाएं के एपिथेलियल और एंडोथेलियल नर्व नेट का निर्माण करती है। ठीक है, अधिचर्म में जनन कोशिकाएं नहीं होती है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर वाली चर्म जिसको हम कहते हैं जठर चर्म। जठर चर्म जो होती है इसकी जठरवाहिनी गुहिका के चारों ओर पाई जाती है। ये मुख्यतः बड़ी बड़ी एंडोथीलियो जो सेल्स होती है, एंडोथीलियो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। इनमें ये जो कोशिकाएं होती है वो पोषक प्रकार की होती है और कोशिकाओं की वृद्धि सीधे अमीबा की भांति होती है। इसमें कूटपाद बनाने की क्षमता का निर्माण होता है। कूटपादों के द्वारा इसमें कसाब बन जाते हैं जो जठरवाहिनी गुहिका में जो भोजन के कण आते हैं उनका निरंतर गतिशील बनाए सकने का कार्य करती है। भोजन की जो सीनो सर्कल नली होती है उसमें भोजन का जो है परिसंचरण भी इन्हीं के माध्यम से होता है। अधोरंध्र इसमें एक हाइपोस्टर्म पर पाए जाने वाला रंध्र है। इसके बाहरी सिरे पर एरेकित पेशी तंतु वृद्धि करके एक वृत्तीय रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं जो मुख को बंद करने का कार्य करते हैं, यानी मुख के चारों ओर स्पिनेक्टर का बाहरी का कार्य करते हैं। जो अधोरंध्र होता है या मुख जो होता है वो जठरवाहिनी गुहिका का एकमात्र छिद्र होता है और इस छिद्र को छोटा करने का कार्य जो है एरेकित पेशी तंतु करते हैं। पोषक पेशी कोशिकाओं के बीच में छोटी छोटी सक्रिय ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है, यानी एंडोथीलियो एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ में इसमें ग्लैंडुलर सेल्स होती है। एंड ग्लैंडुलर सेल्स का जीवद्रव्य जो होता है वो कर्णधार होता है। ये कोशिका जठरवाहिनी गुहिका के पाचक रसों का स्त्राव करती है। इसके जो स्पर्शक ठोस होते हैं और छोटी छोटी बेलनाकार धानीयुक्त मोटी कोशिकाओं की एक पंक्ति में व्यवस्थित जठर जन्मी क्रोड के द्वारा यह बनी हुई होती है। जठर चर्म में भी तंत्रिका कोशिकाओं का बना तंत्रिका जालक पाया जाता है। ये मीजोग्लिया में फैला रहता है। इस प्रकार जो सीनोसार का होता है वो एपिडर्मिस और यहाँ गैस्ट्रोडर्मिस से मिलकर का बना होता है और दोनों परतों मीजोग्लिया के माध्यम से चिपकी हुई होती है। अब हमारे पास आती है इस कॉलोनी की कार्य में सबसे पहला हमारे पास आता है गति। ओबिलिया जो है स्थानबद्ध होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकता, किंतु इसके शरीर में विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियाँ जो होती है वो नहीं पाई जाती है। इसलिए इसकी जो पेरिसार्कल एन्यूलाई होती है जल की धाराओं के साथ में जो हाइड्रा के स्पर्शक है या हाइड्रेंट जो होता है जल में झूल झूल कर गतियाँ प्रदर्शित करता है। इसके जीवन में विशेष प्रकार के पॉलिप जो होते हैं, ये पॉलिप इसके शरीर को जो है एपिथेलियो मसल सेल्स के पाए जाने के कारण इसको संकुचित और प्रसारित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है और स्पर्शकों को पर्याप्त रूप से मोड़ सकता है।
पोषण दूसरा फंक्शन है। हाइड्रेंट को हम न्यूट्रिटिव जूइड या अनशनकारी जीवक कहते हैं। ये मांसाहारी होता है। ये जलीय क्रिस्टेशियाई, निमेट्स और कृमियों को खाता है। दंश कोशिकाओं से सुसज्जित स्पर्शक इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये स्पर्शक शिकार पकड़ने का कार्य करते हैं और उसको मुख में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जठर चर्म की ग्रंथि कोशिकाएं जो होती है जठर रसों का स्त्रावण करती है, जो जठरवाहिनी गुहिका को में भोजन को पाचन करती है। लेकिन जठरवाहिनी गुहिका में भोजन का आंशिक रूप से पाचन होता है। शेष पाचन जो होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन होता है। जो अमीबीय सेल्स होती है वो अमीबीय सेल्स जो है अंतःकोशिकीय पाचन की क्रिया को पूर्ण कराती है। जठर चर्म के कसाबी स्पंदों के द्वारा, पॉलिप के लेबन संकुचनों द्वारा ये जो पचित भोजन होता है जठरवाहिनी गुहिका में संचालित हो जाता है। कूटपादों के माध्यम से ये आंशिक पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। फिर अंतःकोशिकीय पाचन होता है। पाली में पाचन बहिकोशिकीय अंतःकोशिकीय दोनों ही प्रकार की होती है। पचा हुआ भोजन निवय की कोशिकाओं में विस्तृत हो जाता है और बिना पचा हुआ भोजन जो है गुदा के मुख के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। निवय में जो सभी जीवक होते हैं वो कार्य की समन्वय प्रकट करते हैं, जिसे पालियों द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ब्लास्टोस्टाइल सहित संपूर्ण निवय में वितरित किया जाता है। अब बात आती है इसके उत्सर्जन और श्वसन की। ओबिलिया में श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उसको श्वसन के रूप में ग्रहण किया जाता है और श्वसन के रूप में सीधा विसरण की क्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से उपापचयन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजिनस अवशेषी उत्पादों को भी बाहर निकाला जाता है विसरण की क्रिया के द्वारा। पालिपों में जल जो होते हैं नियमित रूप से निवय की जठरवाहिनी गुहिका में प्रवेश करता है और जठरवाहिनी कोशिकाओं से सीधा संपर्क स्थापित करने के पश्चात पदार्थों का सुविधापूर्वक विनिमय होता है। अलैंगिक जनन में बताता है कि ओबिलिया कॉलोनी में अलैंगिक जनन नहीं होता है बल्कि इसमें मुकुलन पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन होता है ओबिलिया कॉलोनी में। अलैंगिक जनन तो नहीं होता लेकिन मुकुलन के माध्यम से मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन इसमें होता है। इनके जो हाइड्रोमूल्स हाइड्रोराइजा जिन्हें कहते हैं उससे नए नए ऐसे वर्टिकल हाइड्रो स्तंभ बने हैं। ये तो है हाइड्रोकोलस और ये हाइड्रोराइजा। तो ये हाइड्रोराइजा से नए नए हाइड्रोकोलस फूलते रहते हैं और ये आगे चल करके इसके ऊपर हाइड्रेंट लगेंगे और ब्लास्टोस्टाइल जीवक होगा। ब्लास्टोस्टाइल पर बडिंग होएगी, उससे मेडुसी बनते हैं। जल का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन भी इसमें हो सकता है। इस प्रकार के जनन में जननधानियाँ बनाने मुकुल निवय से पृथक आधार तल पर स्थापित होकर स्टोलन के समान वृद्धि करके नए निवय को जन्म देती है। बस आज का अध्याय यही समाप्त होता है। असाइनमेंट में आप ओबिलिया कोलोनी का नामांकित चित्र बना कर उसका वर्णन लिखते हैं या ओबिलिया कोलोनी कार्यकी का वर्णन कीजिए। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अपेक्षा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।